वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस आयस में आपका स्वागत है। टुडे इज 17th ऑफ अक्टूबर 2023 एंड द थिंग इज दैट कि अभी अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का, आप जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है सेम सेक्स मैरिज को लेके, और ये बहुत दिन से पेंडिंग में था। अप्रोक्सीमेटली मई या जून में जो ऑर्डर को था उसको रिजर्व कर लिया गया था। तो सेम सेक्स मैरिज के ऊपर अभी जो 5 बेंच की जजमेंट है वो आ चुकी है, और उसमें उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को मना कर दिया है। तो उसको लेके जो है हम समझेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है और इनके कौन से राइट्स जो हैं जिनका वायलेशन हो रहा है, और ये क्यों डिमांड कर रहे हैं, और अगर इनको नहीं देने से इनका क्या नुकसान है, और अगर इनको दे देते हैं तो सोसाइटी को ओवरऑल क्या नुकसान होता है, और कुछ इंडिया का इसके ऊपर स्टैंड क्या है वो देखेंगे, और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे कौन कौन सी कंट्री जैसे यूएसए होगी, और आप लोग को पता ही होगा कि वेस्टर्न यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं, और इवन एशिया में एक दो कंट्रीज हैं जो सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर चुका है। तो उसको क्यों नहीं फॉलो किया इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट ने है, उसको क्यों नहीं देखा, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो एज यूजुअल टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं और कंसेप्ट समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहला न्यूज तो ये है कि आप सबको डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा, कि आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे सेड इट कैन नॉट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, with the chief justice of the country saying making such a law is the domain of parliament। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को जुडिशरी जो है, जुडिशरी वर्सेस जो लेजिस्लेटिव चलता है, लेजिस्लेटिव। सो इन इस केस में ये हुआ कि जुडिशरी ने जो है वो बहुत सारे छोटे मोटे ऑर्डर निकाले, ऐसा जिसको डायरेक्शंस कहते हैं हम लोग, तो डायरेक्शन तो दिए, लेकिन उसको लॉ बनाने के फेवर में नहीं था। बोलते कि लॉ बनाने का जो काम है, जो डोमेन है, वो पार्लियामेंट का है, एंड पार्लियामेंट विल बी डिसाइडेड दैट, कि पार्लियामेंट क्यों इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना होगा कि पार्लियामेंट में डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजन से चुन के आते हैं, एंड दे नो दी सोसाइटी वेरी वेल। उनको पता है कि सोसाइटी में इस टाइप की चीज, कानून की जरूरत है या नहीं है। ऑल दो समटाइम्स वो स्किप कर जाते हैं, और ऐसे समय पे जुडिशरी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सबको पता है कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है वो डोमेन में आ जाता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, ये कहने कि ये हमारे डोमेन का नहीं है, ये तो कानून, हम तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये कानून जो है वो पार्लियामेंट से होके आ जाने दो, वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बना दूंगा तो वो एक टाइप का इनके ऊपर बर्डन हो जाएगा, सोसाइटी को बर्डन हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा कि मैरिज को कैसे एक बहुत बड़ा जो मैरिज एक बहुत बड़ा अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, आप उस इंस्टीट्यूशन को चैलेंज करने को जाओगे फिर। क्यों? क्योंकि उसकी सोशल हार्मनी जो भी है वो डैमेज होगा। तो हम इस चीज को, बेटर है कि लेजिस्लेटिव के थ्रू होके आए तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस होगा सोसाइटी में, कि आपको आपकी राइट्स को लोग एक्सेप्ट करेंगे, रेदर देन कि हम उसके ऊपर थोप दें। तो इस वजह से जो डोमेन ऑफ पार्लियामेंट का वर्ड डिस्कशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपको ये लिखना है आंसर में कि जुडिशरी ने इंटरटेन किया है इसको। ऐसा बहुत सारे, जैसे नाज फाउंडेशन का केस है, और नवजोत सिंह जोहर का केसेज है, फिर आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, बहुत सारे का वायलेशन है। लेकिन साथ में ये भी बोला है कि इसके साथ साथ पार्लियामेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड कीजिएगा उसको। ये तो एक आपको जजमेंट का एक क्रक्स है, जो आपको केवल ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जुडिशरी ने इसको क्यों इंपॉर्टेंट दिया पार्लियामेंट को। नेक्स्ट, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इशू क्या है, कंसर्न क्या है। अगर हम इनको दे देते हैं तो उसमें हर्डल्स क्या है, और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सोसाइटी को डैमेज करेगी, ओवरऑल जो सोसाइटी को इंपैक्ट कर दे, या फिर अगर सोसाइटी के फेवर में चला गया तो जो पेटिशनर्स हैं, जो एलजीबीटी कम्युनिटीज हैं, उनके अगेंस्ट में चला जाएगा। तो सोसाइटी वर्सेस पेटिशनर्स को लेकर थोड़ा सा जो है वो आपको तालमेल बैलेंस बनाने की जरूरत है आपके आंसर राइटिंग में। पहला तो टॉपिक ये होगा कि मोरालिटी वर्सेस इक्वालिटी।
कैसे, अब ये समझेंगे कि सोशल फैब्रिक जो है इंडिया का वो मोरल बेस पे भी समहाउ बसा हुआ है, बना हुआ है। कस्टमरी लॉ, आप सबको पता है कि कस्टम्स के थ्रू भी बहुत सारे लॉ चलते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपको कानून में ही लिखा होना चाहिए, कस्टम्स में भी लिखे हो जाते हैं और मोरल चीजें भी फॉलो करते हैं। तो एक तो डिस्प्यूट ये अराइज हो गया कि मोरालिटी वर्सेस इक्वालिटी। अगर हम मोरल चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, इफ यू आर गिविंग द मोर इंपोर्टेंस टू द मोरालिटी, इन दैट कंडीशन देयर मे बी मे नॉट बी चांसेस कि इक्वालिटी ऑफ द अदर्स विल बी डैमेज। तो अगर उनकी एक इक्वालिटी है कि आर्टिकल 14 के अंदर में उनके पास भी जो है वो इक्वालिटी है कि उनको भी इक्वल ट्रीट किया जाए, क्यों, क्योंकि है तो वो ह्यूमन ही। तो ऐसा तो केवल ओनली द ओरिएंटेशन ऑफ सेक्स आपको तो अलग नहीं कर सकते उसको, तो उसकी इक्वलिटी तो खत्म हो गई ना। तो अगर हमको ये बैलेंस बनाने की जरूरत है कि मोरालिटी वर्सेस इक्वालिटी, अगर हम एक को खुश कर रहे हैं तो दूसरा नाराज हो रहा है, सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सो बहुत सारे राइटर्स इसको लिखते भी इस तरीके से है कि इफ द कोर्ट वेयर टू एजुकेट ऑन द राइट टू मैरी, अगर कोर्ट को एजुकेट करना हो ऑन द राइट टू मैरी, इट वुड हैव टू ब्रेक इट्स न्यूट्रलिटी ऑन मोरल क्वेश्चंस। सो जो कोर्ट जो मोरल क्वेश्चन के ऊपर जो न्यूट्रल अप्रोच रखा है, अभी तक न्यूट्रलिटी का जो अप्रोच रखा है, तो वो डैमेज होगा अबाउट द डिजायरेबिलिटी ऑफ मैरिज। व्हाट फिट इनटू द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन में क्या फिट होता है, व्हाट इट मीन्स टू द पीपल, और पीपल के लिए क्या जरूरी है और क्या है अर्थ उसका। ए न्यूट्रलिटी मैंडेटेड बाय द जुरिस्प्रूडेंस ऑन इक्वल कंसर्न फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल और पर्सनल मोरालिटी। तो आपको तो इसकी ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका तो स्टैंड था ना कि मोरालिटी के बारे में आप न्यूट्रल रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई सोशल और पर्सनल मोरालिटी है उसके बेस पे। कि अगर आप मोरालिटी के फेवर में सुनाएंगे तो इसका मतलब आप सामने वाले की इक्वलिटी खत्म कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे हैंडल करेगा, ये बहुत बड़ा जो है एक टाइप का बोन ऑफ कंटेंशन था सुप्रीम कोर्ट के लिए। कि मैं इसको, अगर मैं बोलता हूं कि सोसाइटी में जो है वो शादी जो है वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में सैक्रामेंट है, तो आप उसको समझो कि उसको किस तरीके से डील करेंगे। फिर राइटर ये भी लिखता है कि इफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स आर रिक्वायर्ड एज ए मैटर ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, द क्वेश्चन रिमेन व्हाई दिस पर्सन। सो अगर आपको सोशल इकोनॉमिक राइट्स अगर प्रिवेल करवाना है, आपको ये देना है, तो फिर ये इनको क्यों नहीं, आर्टिकल 14 के अंदर में इनका भी अधिकार है, तो व्हाई दीज पर्संस, इसके खिलाफ क्यों। तो मोरालिटी और इक्वलिटी का एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आंसर राइटिंग में अगर आपको नहीं आया अभी भी समझ में, तो आप केवल एक दो लाइन में लिख सकते हैं कि आप सोशल मोरालिटी वर्सेस इक्वलिटी आर्टिकल 14 का ये डिबेट है, तो आपको ये सॉल्व कर रहे हैं। फिर राइटर ये भी कहते हैं कि लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, तो भाई क्या है, तो लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज वुड रिक्वायर एन ओवरहॉल ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम को पूरा चेंज करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर चेंज करने पड़ेंगे, एंड इट विड आल्सो रिक्वायर चेंज द एग्जिस्टिंग लॉ एंड रेगुलेशंस एंड व्हिच कुड बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको लॉ में चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि ओवरऑल लीगल सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी तक तो हम तो यही देख रहे हैं ना कि हेटेरोसेक्स और या हेटेरो मैरिज होता है कि एक साइड मेल होता है और एक साइड फीमेल होता है, वुमेन होती है, मेल मेल का तो देखा नहीं है। तो इसके लिए पूरी जो चीजें हैं वो चेंज करनी पड़ेगी, फिर उसको जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है वो सब भी चेंजेज होंगे। तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज बता रहा है। फिर भी ये मुद्दा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज का वो इतना बड़ा नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉल्व किया जा सकता है कि अगर आप अभी तक आपने चेंज नहीं किया तो करो आप चेंज, क्या दिक्कत है आपको, राइट्स तो उनके भी हैं। तो ये डुएबल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर ये इस टाइप की चीजें कहते हैं कि लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेज होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे काफी रुख अपना डिफरेंट तरीके से जाहिर करेगी। क्यों, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का मामला है, एग्जीक्यूटिव तो काम करने के लिए बना है, इंप्लीमेंट कराओ आप कानून को। तो ये चीजें हैं, तो पहले लेकिन पार्लियामेंट से पास होने दो, थिंग इज दैट। तीसरा कंसर्न इशू ये है कि प्रिवेसी को लेके है कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, अगर आप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस है, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2009 का केस है। उसमें यह कहा गया है कि द इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ एलजीबीटीक्यू प्लस इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग देयर राइट टू प्रिवेसी एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो नाज फाउंडेशन में तो यह कह ही दिया गया है कि एलजीबीटीक्यू जो है उसकी जो इंडिविजुअल राइट्स है, जो प्रिवेसी है, उसको ध्यान में रखा जाए। और सेम सेक्स मैरिज जो है वो प्रिवेसी से कैसे कोरिलेट करता है वो आपको समझने की जरूरत है।
जैसे कि इससे पहले भी जो सेम सेक्स मैरिज में केवल मैरिज ही नहीं इंक्लूड होता है, एडॉप्शन, बहुत सारी चीजें खुलती है, टैक्स के द्वार बहुत सारी चीजें खुलती है। अगर आप उसको मैरिज को अगर उसको लीगल मान लोगे ना, तो उसको सोसाइटी में एक तरीके से अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट की तरह से देखा जाएगा। उसका ज्वाइंट अकाउंट खुल सकता है, वो टैक्स में रिलीफ ले सकता है, वो लैंड खरीद सकता है, बहुत सारी चीजें उसके लिए खुल जाती है। तो वो भी मैं बताऊंगा। तो ये आर्टिकल 21 से भी कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 तो डिग्निफाइड लाइफ भी तो कहता है, और अगर सोसाइटी उसकी डिग्निटी को ही नहीं मेंटेन कर रही है तो कहां का राइट्स। तो ये आप इसको समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 21 जो है वो नाज फाउंडेशन में डिस्कस किया गया था एलजीबीटी क्यू प्लस के लिए। फिर लीगल प्रेसिडेंट क्या कहता है? तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ एलजीबीटी क्यू प्लस इंडिविजुअल्स इन सेवरल लैंडमार्क केसेज। उसमें से एक है नवजीत सिंह जोहर का केसेज, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स कपल्स द फ्रीडम टू लीड ए डिग्निफाइड प्राइवेट लाइफ, और इस वाले में भी नवजोत सिंह जोहर का केस है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए एक लेयर क्रिएट किया, एक फेंस क्रिएट किया, जिसमें इस कपल को, जो सेम सेक्स कपल है, उसकी फ्रीडम को इंश्योर किया जाए, उनकी डिग्निटी को इंश्योर किया जाए। लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज वुड बी नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ दीज लीगल प्रेसिडेंट एंड वुड फर्दर स्ट्रेंथन द राइट ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी इन इंडिया। तो इनका कंसर्न यह है कि अगर हम लीगलाइज कर दिए इनको, तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज अब वापस आ जाएंगे और कोर्ट में केस करने लगेंगे और सबको हमें सुनना पड़ेगा। तो लीगल प्रेसिडेंट से इनका यह दिक्कत है। लीगल प्रेसिडेंट ये भी है कि इनको डिग्निफाइड लाइफ दिया जाए, आर्टिकल 21 नवजोत सिंह जोहर। लेकिन लीगलाइजिंग करने से ये भी नुकसान है, वही एक ही लाइन में मैं लिख रहा हूं कि ये दूसरे कम्युनिटी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, और वो अपनी राइट्स के लिए फिर से वो अब धीरे धीरे हमें सबको इस टाइप का जो है इंटरटेन करना पड़ेगा। तो ये कोई निगेटिव चीज नहीं है। अगर उनकी राइट्स, अगर सच में अगर उनकी राइट्स का अगर लग रहा है कि उनको प्रॉपर राइट्स है, जेन्युइन उनकी रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन उनकी नीड है, तो वो कोर्ट जाएंगे। तो आपको तो वहां फाइट करना चाहिए, आपको ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए ना कि लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज वुड बी नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ दिस लीगल प्रेसिडेंट एंड वुड फर्दर स्ट्रेंथन द राइट ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी इन इंडिया। तो वो तो उनका हक है, किसी भी इंसान का अगर राइट्स वायलेट होगा तो कोर्ट तो जाएगा वो। बंडल ऑफ राइट्स डिनाइड। अब ये चीजें जो मैंने लिखा है वो सोच समझ के लिखा है कि एलजीबीटी क्यू आई ए प्लस जो है कम्युनिटी इज बीइंग डिनाइड इंपॉर्टेंट लीगल बेनिफिट लाइक टैक्स बेनिफिट, मेडिकल राइट्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन बाय नॉट बीइंग अलाउड टू मैरी। केवल मैरी की वजह से इनके ये राइट्स खत्म हो गए। तो केवल आप मैरिज को केवल ऐसे मत देखो कि ये उनको राइट मिलने से क्या हो जाएगा। आप ये सोचो कि उसको मैरिज के राइट देने से उनको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा। तो मैरिज इज नॉट जस्ट अबाउट डिग्निटी बट ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ राइट्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके आंसर में झलकना चाहिए कि मैरिज एक टाइप का उसकी डिग्निटी को ही इंश्योर नहीं कराता है, बल्कि उसकी सोशल जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करता है। एक उनको अगर एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि मैरिज, ये दो लोग मैरिज परफॉर्म किए हैं, तो ऐसे समय में इनके डिफरेंट डिफरेंट जो रिलेटेड राइट्स हैं, इनहेरिटेंस राइट्स हैं, या डिफरेंट डिफरेंट राइट्स हैं, जो एसेसरी आप उसको बोल सकते हैं असिस्टिव राइट है, वो खुल जाता है उनके लिए साथ में। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेडिकल में और बेनिफिट में, लैंड में, इनहेरिटेंस में, बहुत सारी चीजें, एडॉप्शन में। अब बहुत लोगों का कंसर्न यही है कि मैंने देखा भी, एक मूवी भी था कि अगर ये दो लोग शादी कर लेंगे तो उसमें वाइफ कौन बनेगा, हस्बैंड कौन बनेगा। तो वहां पे आप स्पेसिफिक जो मैरिज एक्ट है वहां पे वो देखने की जरूरत है, उस कानून को देखने की जरूरत है कि वहां पे वाइफ लाइक लिखा है कि वाइफ लिखा है। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप चीजों में डिबेट करना चाहते हैं तो करे। कोर्ट इस टाइप चीजों को भी इंटरटेन नहीं करती है कि कौन बनेगा हस्बैंड, कौन बनेगा राइट्स वो वाइफ, तो वो आपको देखने की जरूरत है। कोर्ट ने खैर जो स्पेसिफिक मैरिज एक्ट है उसको भी हल्का सा छूने की कोशिश किया है, लेकिन वो कभी और डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है। अब ये है कि व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन सेम सेक्स मैरिज। अब ये तो हम तो लीगल कानून देख लिए, लेकिन लीगल कानून से हटके एक सोसाइटी है, सोसाइटी का जो कोहेशन है, जो उसमें आपसी जो हार्मनी है, वो समझने की जरूरत है कि इंडिया के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, सेम सेक्स मैरिज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसको याद रखना कि कोई भी कानून जब बनता है तो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है, सोसाइटी को ब्रेक करके नहीं बनता है। सो इन अदर वर्ड्स, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिटीजन ऑफ इंडिया का क्या व्यू है। तो सिटीजन हु सी द वैल्यू मैरिज एज ए हेट्रोसेक्सुअल इंस्टीट्यूशन,
अभी तक तो हम हेट्रोसेक्सुअल इंस्टीट्यूशन ही समझते हैं ना कि एक साइड मेल एक साइड फीमेल। सो वुड बी आस्क्ड टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज, आप उसको कह रहे हो कि सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट करो थ्रू देयर स्टेट ऑफ कोर्स, नॉट एज ए मैटर ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बट एज ए ड्यूटी वी ऑ एज ए स्ट्रेंजर्स। तो हम तो हमारी जो स्ट्रेंजर को लेके भी एक ड्यूटी है कि उनके साथ अच्छे से बात करना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनसे पेश आना। तो सोसाइटी खुद ही उसको एक्सेप्ट करती है समय के साथ। हम तो स्ट्रेंजर के साथ में यही तो कह रहे हैं, ड्यूटी ड्यूटी वी ऑ टू स्ट्रेंजर्स। तो ये तो हमारे ही लोग हैं, हमारे साथ हुए हैं, और ओरिएंटेशन बस इसका अलग है। तो सोसाइटी को टाइम दो, सोसाइटी उसको खुद ही एक्सेप्ट करेगी। और चीफ जस्टिस साहब भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट के थ्रू होके आएगा तो बेहतर है। इसके साथ भी और बहुत सारे राइट्स उसको उनको मिलेंगे, लेकिन मैरिज को मैरिज ना बोल के क्या मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकता हूं? क्या मैं उसको कुछ और ऐसा वर्ड यूज कर लूं और उसको, क्योंकि मैरिज से यहां पे सेंटिमेंट जुड़ता है लोगों का कि मैरिज को वो इंस्टीट्यूशन मानते हैं। अगर इस होमोसेक्सुअल को अगर मैरिज मानोगे तो फिर वो सोसाइटी में क्योस हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि मैरिज को क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल के उसको, दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट और दो लोग साथ में कोहबिट कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, और फंडामेंटल राइट भी बच जाएगा साथ में रहने का, और फिर उनको एक टाइप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो फिर उनको सारे रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो वो सोचने की जरूरत है कि मैरिज ना बोल के कुछ और बोला जा सकता है क्या। तो वो याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करना। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इसी चीज को लेके है, मैरिज को लेके है, ठीक है। वैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो लिखते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का 1901 का एक जजमेंट पढ़ना चाहूंगा मैं, उसमें ये क्या कहते हैं अपने मैरिज के लिए, वो याद रखना। आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो इसको। इन इंडिया द सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज फॉर दोज हु लुक एट इन ए ट्रेडिशनल टर्म इज मच मोर देन बोथ। जो अभी के जो फंडामेंटलिस्ट सोच रहे हैं या लिबरल सोच रहे हैं उससे अलग है बहुत, ठीक है। क्या कहते हैं सुनो। दिस सिग्निफिकेंस वाज कैप्चर्ड बाय कलकत्ता हाई कोर्ट इन 1901 एज फॉलोज। क्या कह रहे हैं? मैरिज को कह रहे हैं इट इज द यूनियन ऑफ फ्लैश विथ फ्लैश, बोन विथ बोन। द यूनियन इज सैक्रेड टाई एंड सबसिस्ट इवन आफ्टर द डेथ। ये मैरिज जो है खत्म यही नहीं होता है, ये मरने के बाद तक चलता है, इवन आफ्टर द डेथ। ये इतना सेक्रेड है। अगर आप इसको बोन टू बोन, आप समझ रहे हो कि क्या कहना चाह रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि आपको मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको छेड़ना है तो इस चीज को डिफरेंट वे में बोलो, जैसे कि कोर्ट ने बोला भी है कि क्या हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। और अगर ये मैरिज को, अगर आपको इनको सेम सेक्स मैरिज को अगर उनको इनके फेवर में सुनाना है तो इसमें धीरे धीरे सिटीजन के स्टेक को शामिल करो। जैसे कि जैसे जैसे हमारा, हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग कम इंटेलेक्चुअल हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे कंजर्वेटिव से। हम ये कह रहे हैं कि सोसाइटी को इवॉल्व होने दो, आने दो, और वो खुद ही एनालाइज कर लेगी कि इनको इस टाइप की जरूरत है कि नहीं है। तो वो इस टाइप की 1901 का जजमेंट है। ये तो इंडिया का पर्सपेक्टिव मैंने समझा दिया आपको। अब एक वर्ल्ड का व्यू देखते हैं कि एक सुप्रीम जुडिशियल कोर्ट डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट का है, अमेरिका का है, उसमें क्या कहा गया है कि 2003 का केस है, उसमें ये उन्होंने लीगलाइज कर दिया सेम सेक्स मैरिज को। और रीजन क्या दिया? रीजन ये दिया कि मैरिज नॉट जस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी वहां भी चैलेंज में था, फ्रीडम ऑफ चॉइस, बट बाय प्रोनाउंसिंग ऑन द वर्च्यू ऑफ मैरिज। तो आप इसको ध्यान रखें कि केवल इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस के बेस पे नहीं दिया गया था। 2003 की बात कर रहा हूं, हम लोग अभी 2023 में बात कर रहे हैं, और ये चीज अमेरिका में 2003 में बात हो रही है, अंतर समझना। इन द अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट द कोर्ट ओनली हैड टू चूज बिटवीन वेदर मैरिज इज अबाउट प्रोक्रिएशन और लविंग रिलेशनशिप। वो इनको ऐसे देखते हैं, और हम मैरिज को कैसे देखते हैं वो समझ गया। तुमको दोनों समझ में आ जाना चाहिए कि लविंग रिलेशनशिप को मैरिज वो मानते हैं, और इसी बेस पे उनको वो दिया गया है। फिर इंडिया में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? और कोई ऐसा एशियन कंट्री है कि जो मैरिज को, सेम सेक्स मैरिज को, उसको यूनियन को एक्सेप्ट किया है? तो यस, आंसर इज यस। ओनली ताइवान एंड नेपाल, अपना जो पड़ोसी है नेपाल, अलाउ सेम सेक्स यूनियन इन एशिया वेयर लार्जली कंजर्वेटिव वैल्यूज स्टिल डोमिनेट पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। अब आपसे ज्यादा कंजर्वेटिव है ये दोनों कंट्री, फिर भी ये ताइवान और नेपाल ने क्या है, इसको सेम सेक्स यूनियन को क्या किया है, उसको अलाउ किया है, उसको लेजिटिमाइज किया है। तो हमें ये सीखने की जरूरत है कि खैर इनकी पॉपुलेशन, इनका जो कल्चर है वो हमसे बहुत ही
कल्चर की बात, तो कल्चर की बातें छोटा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ये इनकी पॉपुलेशन और साइज के बेस पे देखेंगे तो बहुत छोटी कंट्री है। लेकिन इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में सेम सेक्स मैरिज को अभी जो है कुछ दिनों के लिए तो मेरे हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से टाल दिया गया है, पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेम सेक्स मैरिज। और यस, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी यूरोपियन कंट्री है, वेस्ट यूरोपियन कंट्री, इवन जो ऑस्ट्रेलिया है, जो डेवलप कंट्री है, उसने भी इसको लीगलाइज कर दिया। तो आप उसको भी एक फैक्ट की तरह याद रखें। सो आई एम वाइंडिंग ऑफ दैट। और इसके बाद सेम सेक्स मैरिज के ऊपर कुछ भी अगर पेपर में आता है तो मैं उसको लाइटली ही डिस्कस करूंगा। सो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और ऐसे ही आगे बढ़ें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।